नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान के प्रसिद्ध कॉमेडियन और राजस्थान ही क्या, हिंदुस्तान की कॉमेडी की जो एक इबारत है या कॉमेडी की जो जगह है, उसमें राजस्थान के रहने वाले ख्याली राम ने वाकई में एक अपनी जगह बनाई हुई है। राजस्थान में भी आप कई बार सोशल मीडिया पर वीडियोज में और बाकी कॉमेडी के जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वहां पर भी आपने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले ख्याली नाम से, ये वो शख्सियत है जिसे आपने अक्सर देखा होगा, जिनके बारे में सुना भी होगा। लेकिन अभी एक दूसरी वजह से इनका नाम चर्चाओं में आ गया। अब उसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल कॉमेडियन भी और आम आदमी पार्टी से जुड़े जो ख्याली राम है, इनके खिलाफ एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। काफी संगीन आरोप है। और जिस तरीके से उस महिला ने पुलिस में जो अपना मामला जो दर्ज कराया, उसमें कहा गया है कि मूवी में काम कराने के नाम पर इन्होंने उनके साथ बदसलूकी की और रेप किया, होटल में बुलाया। तमाम जो आरोप जो अमूमन जो लगाए जाते हैं, तमाम आरोप इस तरह के लगे। लेकिन दरअसल इन आरोपों के पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई कोई ऐसी घटना हुई है या केवल इसकी वजह कोई दूसरी है? ख्याली राम जी हमारे साथ सीधे हमसे जुड़े हुए हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि ये जो पूरा एपिसोड, जो एक नई खबरें जो सामने आ रही है पिछले एक दो दिनों में, वाकई में इसकी हकीकत क्या है, कहानी क्या है और कौन लोग ये जो हैं जो आरोप लगा रहे हैं। ख्याली राम जी। सर, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के किसी भी पोस्ट पे नहीं हूँ। अच्छा। मैं पार्टी का प्रचार प्रसार जरूर करता हूँ। मैंने बीजेपी का भी प्रचार किया है, कांग्रेस का भी किया है, और जो भी पार्टी बुलाती है हम ढोल के लेके चले जाते हैं। मतलब दूसरी ऑफिशियली बात, तौर जिस पर आप लड़की जुड़े ने हुए नहीं हैं? रिपोर्ट, ऑफिशियली जी तौर पर नहीं, आम मैं आदमी किसी पार्टी पद से? पे नहीं हूँ। मैं किसी पद पे पोस्ट पे नहीं हूँ। जब भी मुझे, ठीक। जैसे आपने आज न्यूज चैनल ने बुला लिया, तो मैं जी अब फैक्ट इंडिया का परमानेंट तो जी कलाकार हो नहीं गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा कि अगर किसी को लगता है कि मैंने आम आदमी पार्टी का प्रचार किया और आम आदमी पार्टी से बदला लेने के लिए या आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए मुझे क्यों आप बलि का बकरा बना रहे हो। नहीं, बिल्कुल, जो दूसरा खबरों कि में जो जिस चीज चल लड़की रही ने थी, जी, आपने अपनी बात रखी है, बिल्कुल ठीक बात दूसरा कि जिस लड़की ने रिपोर्ट लिखाई है, मेरी कभी भी जिंदगी में उससे मेल मुलाकात या बात नहीं हुई। आप मेरा मोबाइल, मेरी डिटेल निकाल लो, अगर उस लड़की है। के जी। घर पे, परिवार में, रिश्तेदार पे, किसी से भी बात अगर मैंने कभी जिंदगी में करी हो, मेरे को आप सरेआम चौराहे पे फांसी लगा देना। तीसरा कारण था कि मेरा इमोशनल होना। मैं लगभग 7-8 हजार लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवा चुका हूं। मैं 30 लोग स्पाइन इंजरी पेशेंट को ठीक कर चुका हूं। अभी भी मंद बुद्धि बच्चे को पीट दिया था हमारे गांव में एक गिरोह ने, तो मैंने उसका इलाज कराया, उसका मुकदमा लड़ा। वो लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो अब ये साजिश क्या है, ये तो पुलिस जांच कर रही है। ऐसे मामले जब आते हैं ना प्रदीप जी, तो आदमी हमेशा ही हाथ जोड़ी करके जो भी 1,50,000 दे के छुटाने की कोशिश करता है पीछा। बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे इस साजिश का पता लगा तो मैं डरा नहीं, मैं भागा नहीं। मैंने सबसे पहले पुलिस को कंप्लेंट की कि ये ऐसे ऐसे गिरोह है और ऐसे मेरे को नौकरी मांगने के बहाने से बुलाया मुझे खुद, और अब मेरे ऊपर मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि आप आके मिलो, नहीं तो हम एफआईआर करवाएंगे। तो सर ये मैंने कब कहा जी, की मैंने बात है? एफआईआर करा दी है, कब की आपका गिरोह बात है जल्दी जब पकड़ा आप, जाएगा। सर ये कब की बात है जब आपके पास मैं, मैसेज गया और आपको जानकारी मिली है? जी ये कितने समय पुरानी बात होगी? सर, ये 11 पहले, सबसे पहले मेरे पास फोन आया था 1 महीने पहले, मुझे कोई नौकरी दिलाओ जयपुर में। तो मैंने कहा कोई नहीं, कोई आपके लायक होगा तो बता देंगे। फिर मेरे पास फोन आया 10 दिन बाद, बोले जी मेरी नौकरी का क्या हुआ, काट दिया। मैं कहा भाई मेरा कोई रिप्लेसमेंट का काम थोड़ी है यार, आप ऐसे रोब मार के पूछ रहे हो मेरी नौकरी का क्या हुआ। कोई आपके लायक होगा तो बता देंगे हम, ऐसे बाकी मेरा काम ये थोड़ी है कि जी मुझे मिलना था। मैं कहा मैं अभी बिजी हूँ, बाहर हूँ, कभी जयपुर आएंगे तो देखेंगे। उसके बाद में जयपुर गया भी, 2 दिन मेरा काम था, मीटिंग थी, मैं करके वापस हनुमानगढ़ आ गया। तब उसका फोन आया कि जी मुझे सूचना मिली कि आप जयपुर आए हुए थे
और आप मिले क्यों नहीं? मगर भाई मैं जयपुर मेरे काम से आया था और मैं मेरे काम में बिजी था, नहीं मिला गया। अब मैं बीकानेर शूटिंग करने गया 2-3 दिन, जब मैं जी बीकानेर से वापस आया यहाँ, फिर फोन आया कि जी हम तो बीकानेर है, आपसे मिलने आए थे। अब उन कैसे सूचना मिली उसको कि मैं बीकानेर शूटिंग कर रहा हूँ, जयपुर गया हूँ, वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे मेरी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मुझे थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया, जी हम मर जाएंगे, फांसी ले लेंगे, और आप अगर काम नहीं आओगे, आप हमारे गांव के हो, तो फिर कौन काम आएगा, क्या इतने बड़े आदमी हो, क्या आपको नौकरी भी नहीं लगवा सकते? तो मैंने कहा अगर आपको कहीं कोई नौकरी मिलती है, कोई जिम्मेदारी गारंटी मांगता है, तो मैं बोल दूंगा भाई हनुमानगढ़ के हैं, गरीब हैं, आप मौका दो इनको। तो उसने कहा नहीं जी अब तो बस जीने का मकसद ही खत्म हो गया। और मैं कहा यार ऐसे मरने मराने वाली बात करो, ये गलत है, मैंने भी बहुत दुख देखे हैं, तो सुख दुख चलता रहता है जीवन में, थोड़ा हिम्मत रखो, भगवान पे भरोसा रखो। मैंने एक नंबर भेजा, मेरे जयपुर के जानकार थे स्वामी जी, वो जीटी में काम करते हैं, आप इनसे कांटेक्ट करना मेरा नाम लेके, अगर वहां कोई ऑफिस में कोई जॉब हुई आपके लायक तो आपको जरूर मौका देंगे। जी उसके बाद मेरे पास आया चौथी बार 10 तारीख को फोन, 10 मार्च को, बोले जी मैं मिलना है आपसे जरूर, और आपने मेरा कोई करो व्यवस्था मेरी नौकरी का किसी भी तरीके से। मैं कहा यार मैं कल 11 तारीख को जयपुर में आऊंगा, एक शादी अटेंड करनी है। तो मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, वहां फायर होटल है मानसरोवर में, वहां पे हम रुके थे। लगभग आधा किलोमीटर दूर ही जहाँ शादी थी वो कैफे था। तो हम टोटल 16 लोग थे और रूम उस होटल में 4 ही थे। तो हमने सोचा सामने वो कृष्णा होटल था, एक रूम में 3 बजे जाके अकेला ही गया था मैं, और वहां मैं उनको बोलिया भी एक रूम आप हमारा रख देना भी, या तो मैं आके सो जाऊंगा या बच्चे आ जाएंगे। तो उस लड़के का फिर फोन आया 4-5 बजे के जी मिलना है। मगर कोई नहीं, ये कृष्णा होटल है, आप अपने पेरेंट्स के साथ आके यहाँ मिल लेना। तो वो बोले जी मेरे मम्मी पापा तो हनुमानगढ़ गांव में रहते हैं, आप मेरे बुआ जी फूफा जी के पास रहती हूँ मैं यहाँ। कोई नहीं, बुआ जी फूफा जी के साथ आ जाना। फिर उसका 7 बजे फोन आया कि मैं मेरे सिस्टर के साथ आई हूँ और मैंने यहाँ कृष्णा होटल में रूम ले लिया है। तो मगर जी मैं अभी तो शादी में आ गया, मैं शादी में बिजी हूँ, मैं अब नहीं मिल सकता। तो उसका 7:30 फिर फोन आया कि सर ये तो हमारे लिए बस एक आप ही सहारा थे, अब तो मैंने नहीं है ये वो। और मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा यार कल को कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं 8 बजे होटल में आया हूँ और मैं उनसे मिला हूँ। मैंने उसको बोला कि ऐसे घबराने से नहीं होता, मरने मराने से काम नहीं होता है, हौसला रखो, भगवान पे भरोसा रखो, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। तो थोड़ी देर मैंने उनको समझाया, तो वो लड़की जो मेरे साथ बात करती थी प्रियंका, वो अपने रूम में चली गई। और उसकी जो साथी जो सहेली थी जिसको मैं पहली बार ही मिला था, जिससे मेरी कभी जिंदगी में बात नहीं हुई, मैं उसको ये तेरी बहन है, इसको तू समझा, ये कल को गलत तो कदम वो उठा भी रखेगी, दिमाग की ख्याली जी अपसेट हो रखी है। ख्याली जी वो भी उसी होटल में रुके हुए थे? हाँ वो दोनों ने रूम लिया था। अच्छा। तो मैं उसके बहन को समझाते हुए मैं गैलरी में आ गया। तो गैलरी में मैं उसको बोला इसको समझा। तो वो जो लड़की दो जिससे मैं पहली बार ही मिला था, जो प्रियंका के साथ आई थी, उसने मेरे ऐसे पकड़ने की कोशिश की, तो मैं पीछे हट गया उसको धक्का देके। और साथ वाले रूम में मैंने गेट बजाया तो वो प्रियंका आई। मगर यार ये लड़की बहन तेरी मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। तो वो बोले जी बदतमीजी तो आप कर रहे हो। मैं समझ गया, मगर यार ये तो मामला कुछ और है। मैं वहां से 8:05 पे वापस निकल गया होटल से। और सुबह मेरे पास जब मैसेज आता है कि जी आप हमारे से अर्जेंट आके मिलो, नहीं तो हम रिपोर्ट लिखाएंगे। तो मैं सर कॉन्फिडेंस मुझे प्रदीप आजाद जी आपके आशीर्वाद से हमेशा रहा। और मैंने कहा जी मैं रिपोर्ट तो मैं लिखाऊंगा, आपका गिरोह जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि इससे पहले 2009 में मैं एक भरतपुर अलवर में सोने की ईंट बेचने वाला गिरोह पकड़वा चुका हूँ 14 लोगों का। अच्छा। मेरे रिश्तेदार को लुट गए थे सोने की ईंट के चक्कर में 3 लाख रुपए, मुझे उसकी जानकारी थी। मेरे पास भी फोन आया कि सोने की ऐसे ईंट निकली है। मैंने अपना नाम राजू बताया और वहां के एसपी को कांटेक्ट करके और वो 14 लोगों का गिरोह वो अलवर पुलिस ने पकड़ा। तो मैंने वहां जयपुर में सुबह ही मेरा दोस्त था जगजीत, उसको मैंने सूचना दी। मगर यार आप इसकी थाने में सूचना करना, मैं तो बच्चे मेरे साथ में, मैं जा रहा हूँ हनुमानगढ़, मुझे निकलना है अर्जेंट। तो मैं तो सर जयपुर से रवाना हो गया रावसर के लिए। मेरे दोस्त ने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा जी अब अगर आपको कोई धमकी आए, कोई फोन आए, कोई मैसेज आए तो आप हमसे संपर्क करना, हम कार्रवाई करेंगे। तो उस लड़के का मेरे पास कोई फोन मैसेज संपर्क नहीं आया। मैं मेरे गांव घर पहुंचा रावतसर,
तो मैंने यहाँ के डीएसपी को एक परिवाद लिख के दी, मैं कहा जी ऐसे ऐसे मैं 11 तारीख को शादी अटेंड करने फैमिली के साथ जयपुर गया, जहां हम रुके हुए थे वहां 2 लड़कियों ने रूम बुक कराया, मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं नहीं आया कि मैं शादी में बिजी हूं, तो मुझे इमोशनली थोड़ा कि जी हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, हमारा जीने का मकसद नहीं है, आप नौकरी तो लगवा ही सकते हो। और मैं 2 मिनट भी गांव की है, हनुमानगढ़ की है, जो भी है, मैं एक इंसानियत के नाते मिलने चला गया। और मेरे ऊपर ऐसे ऐसे उन्होंने अगले दिन एलिगेशन लगाए और मुझे ऐसे धमकी भरे मैसेज भेजे, तो ये एप्लीकेशन है, आप इसकी जांच करो। अब हो सकता है रावत सर हनुमानगढ़ पुलिस ने जांच की हो, या जयपुर को जो मैंने सूचना दी थी उन्होंने कोई जांच की हो, उनको कोई भनक लगी हो, तो उसने अपने बचाव के डर से रात को जाके या अगले दिन जाके रेप की। सकता है कोई राजनीतिक साजिश हो, ये भी हो सकता है कि मेरे गांव में आज से 4-6 महीने पहले एक मंदबुद्धि बच्चे को कोई बदमाशों ने पीट दिया था, खंबे के बांध कर बहुत ज्यादा पीट दिया था। तो उस बच्चे का मैंने बीकानेर इलाज कराया, मैंने उसकी कानूनी कार्रवाई करवाई, तो वो लोग भी मेरे से खफा थे। उस लड़की ने अपना गांव बताया था सावर, पल्लू तहसील में, जिला हनुमानगढ़। तो उसी सावर गांव से मेरे पास 1-1.5 महीना पहले शो के लिए फोन आया कि जी सावर में शो करना है। मैं कहा जी मैं 1.5 लाख रुपए लेता हूँ और मेरी टीम आएगी, म्यूजिशियन और वो मेरे ऊपर बार बार प्रेशर बनाते रहे कि आप अकेले आओ, आप अकेले आओ, टीम की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा यार अकेले क्यों बुला रहे हैं, मैं तो टीम के साथ ही शो कर रहा हूँ, 10-20 मिनट चलो बोलना हो तो मैं अकेला माइक पे बोली हूँ, बाकी तो ताम झाम कलाकार को कलाकारी के लिए चाहिए। पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मुझे ये शक हो रहा है कि पहले भी सावर से मुझे शो करने के बहाने से बुलाने की कोशिश की, मैं होली के शो थे, बिजी था, नहीं गया। उसके बाद इस लड़की ने मुझे 3-4 बार मिलने की कोशिश की, मैं नहीं मिल पाया। फिर ये बीकानेर में शूटिंग थी, जब मैं बीकानेर आ गया तो वहां पे भी ये पीछे गई, वहां से मुझे फोन किया कि मैं बीकानेर में हूँ, आप मिलो। मगर जी मैं तो बीकानेर से आ गया। तो इनकी रेकी चल रही थी 1-1.5 महीने से। अब होता क्या है सर, इस तरह का मामला जब होता है, कोई मिलने होटल में और चला गया, और जब कोई बंदा चिल्लाता है, चीखता है, ऐसे एलिगेशन लगाता है, तो बंदा अपने फैमिली के डर से, समाज के डर से हाथाजोड़ी करके, पैसे दे के, जो भी खत्म करके चुपचाप भागने की कोशिश करता है। तो मैं सोचा यार अगर मैं आज पैसों का दब भी गया, कोई मैं डिमांड चुप हो किया गया, क्या? तो पता नहीं कितने लोगों को जिंदगी में लूटेंगे। मैंने कोई हिम्मत पैसों का की, मैंने डिमांड वहां के किया? पुलिस को सूचित किया। मैंने 12 तारीख को ही रावत सर पुलिस में सूचना दी, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। 13 तारीख को इन्होंने कार्रवाई शुरू करी, मेरे बयान लिए। उसके बाद मुझे अभी तक, आज इस टाइम तक मेरे पास कोई जयपुर पुलिस से फोन, सूचना, मैसेज नहीं आया है। क्योंकि हो इन्होंने सकता है पुलिस भी कोई इसकी पैसे मांगे? सच्चाई की जांच कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा गिरोह पीछे निकलेगा, पुलिस को कामयाबी मिलेगी इसमें। खली जी, आपसे कोई पैसों की भी डिमांड वगैरह रखी? कोई मैसेज, फोन कॉल वगैरह कोई ऐसा? नहीं सर, उनका लास्ट मैसेज मिलने के लिए आया था कि आप अच्छा। हमसे अर्जेंट आके मिलो, और नहीं तो हम रिपोर्ट लिखाएंगे। तो अगर जिसने रिपोर्ट लिखानी है तो वो सीधा जाके रिपोर्ट लिखाएगा, मुझे पहले कांटेक्ट क्यों करेगा कि आप आके मिलो। तो मिलने के पीछे मकसद स्वाभाविक से ऐसा था। मैं सोचा मैं मिलने जाऊं, वहां पे कौन बंदे हो, मेरे को पकड़ लें, कल को क्या वारदात हो, मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा दे बिल्कुल। दोबारा। तो मैं मिलने बिल्कुल। वहां गया नहीं, पुलिस को उचित समझा। मैंने कहा जी मेरा ये फोन है, आप मेरी कॉल डिटेल निकाल लो, जिस लड़की ने एफआईआर कराई है उस लड़की के नंबर पे, उसके कोई माँ बाप के, परिवार के किसी भी नंबर पे अगर मेरी कभी भी जिंदगी में व्हाट्सएप पे, मैसेज पे बात हुई हो, मुझे भरे चौराहे पे आप फांसी लटका देना। मैं अब तक नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन ये साजिशन जो ये रच रहे हैं, और फिर वो जो लड़की का मतलब एफआईआर से पता लगा कि वो हनुमानगढ़ जिले के पास गोलूवाड़ा की रहने वाली है, यहाँ वो पहले भी कोई वारदात में से लिप्त रही है, तो वो तो जांच कर रही है पुलिस। और मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, मैंने खुद पुलिस को सूचित कर दिया कि सर मैं यहाँ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैंने खुद पुलिस प्रशासन के लिए बहुत सारे शो नशा मुक्ति के किए हैं, बहुत सारे ट्रैफिक अभियान, रोड सेफ्टी वीक के किए हैं। मैं हमेशा पुलिस की सेवा में रहता हूँ, और मैं, आप जब बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन मैं कहीं भी इसमें गलत नहीं हूँ। तो सर फाइनली क्या लग रहा है कि जो आपने जैसे बच्चे के बारे में बताया कि आपने उसका इलाज कराया, या और जो अच्छे आपने जो काम किए, शायद कहीं यहाँ पर कोई सियासी कोई साजिश हो सकती है, या कुछ लोग आपसे दुश्मनी निकालना चाह रहे हो और इस तरीके का गेम उन्होंने खेला हो? हाँ जी। क्या ये जो पूरा एपिसोड हुआ है इसमें कोई राजनीतिक कोई साजिश हो की संभावना मानते हैं आप? किसी दुश्मनी की संभावना मानते हैं आप? लगता क्या है कि ऐसा क्यों हुआ?
सर ये मुझे लग रहा है ऐसा गिरोह है जिन्होंने ये हायर कर रखी है लड़कियां, और मतलब कौन, जैसे आपको फोन कर दिया प्रदीप आजाद जी हमें कहीं नौकरी लगाओ, बेरोजगार हैं, जी हम आपके गांव के रहने वाले हैं, तो आप एक बार टाल दोगे, दो बार टाल दोगे, अगर कोई इमोशनली बोले कि प्रदीप जी बस अब तो एंड आ गया, हमें तो मरना ही है, तो एक इंसानियत के नाते बंदा कह ही देता है कि चलो मैं किसी को बोलूंगा कोई आपके लायक काम होगी, या मैं बोल देता हूँ जी प्रदीप जी आजाद है, वहां बड़ा जी न्यूज चैनल है, उनके ऑफिस में 10-20 जी कर्मचारी है, अब आप सफाई कर सकते हो या ऑफिस में काम कर सकते हो, आपके जो लेवल का होगा वो आपको काम दे देंगे, आप मेरा नाम लेके बात कर लेना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम एक दूसरे का हेल्प के लिए नंबर दे ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बहरहाल अब देखिए, अब इंतजार है कि पुलिस वाकई इस पूरे केस में असलियत क्या लेकर आती है, क्योंकि असलियत तो होना भी जरूरी है। क्योंकि किसी भी जो व्यक्ति समाज में पहचाना जाता हो अपने हुनर की वजह से, अगर वहां पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो जाहिर सी बात है कई सवाल भी उठते हैं। लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंच गया, अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले की असल जो पड़ताल है, वास्तविक जो पड़ताल है, वो की जाए, ताकि जो भी असलियत हो, वो बिल्कुल वाक़ई समाज के सामने भी आनी चाहिए। और अगर कई बार इस तरह की घटनाएँ राजस्थान नहीं में सर, पुलिस पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस मेरे साथ है, पुलिस जांच कर रही है अच्छी तरीके से, और मैं सेटिस्फाई हूँ पुलिस की जांच से। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल न्याय होना चाहिए, और जो गिरोह ये इस तरह की साजिश करते हैं, क्या है प्रदीप जी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है गिरोह आगे ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऐसे मामलों की कोई रिपोर्ट नहीं देता थाने में, चाहे ठीक कोई बात। छोटा हो बड़ा हो, वो अपने हिसाब से पैसे ले दे के वहीं रफा दफा करने की कोशिश कर, वो नहीं चाहता कि घर वालों को पता लगे। मैं इसलिए नहीं डरा कि मेरे घर वाले तो मेरे साथ थे, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, कल में हम रुके हुए थे, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ थे, मेरा ड्राइवर, मेरा मैनेजर, मेरी तो पूरी ख्याली कार जी, फैमिली वो मेरे साथ वहां थी, पर देखिए, तो मैं क्यों डरूंगा। वहां पर जी, वहां पर जो उन्होंने आरोप लगाए कि जबरदस्ती की और बियर पिलाई और ये जो तमाम तरह की जो चीजें वहां पर हुई, कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, कमरा बंद कर लिया, आवाज सहेली बाहर चली गई थी। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? वाईफाई है क्या? आवाज आ रही है सर? ख्याली जी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो खबरें जो आ रही हैं, या शायद एफआईआर में भी जो लिखाया गया है, आप पर यह आरोप हाँ जी। लगाया कि कमरा बंद कर लिया, मिसबिहेव किया, रेप किया, जबरन जबरदस्ती की, बियर भी पिलवाई, ये जो तमाम जो चीजें हैं, और उन्होंने सवाल यहाँ पर ये भी कि भाई परिवार एक होटल में है तो ख्याली जी अलग होटल में क्यों? यहाँ पर सवाल कई लोग, कई ये भी चर्चाओं में हो रहा है। नहीं आवाज कट गई सर, दोबारा बताएं। सर एक तो सवाल सीधा सा ये, चर्चाएं ये है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। एक तो चर्चा ये कि ख्याली जी ने अलग से कमरा क्यों लिया, जब परिवार साथ था, अलग होटल में क्यों गए? वो आप बता चुके हैं कि ज्यादा मेंबर थे वहां पर, होटल में रूम नहीं था, इसलिए आप अलग रूम में चले गए, हाँ अलग जी आपने होटल जी ले लिया, ठीक है। जी। एक यहाँ पर खबरें ये आ रही है कि ख्याली जी ने उनको जबरदस्ती बियर पिलवाई, उनके लिए खाना भी मंगवाया, क्योंकि ये तमाम चीजें तो होटल के सीसीटीवी में भी कैद होंगी, जो हाँ भी तो वहां पर होटल हरकतें हुई। होटल वालों ने रूम खाली किया होगा ना, वहां बियर के खाली कैन भी मिले होंगे, बोतल भी मिली होगी। अगर मैं बियर जी। लेके गया हूं तो उसको वो खाली कैन तो वही होगा ना, बियर की बोतल तो वही होगी ना, वो हम्म कोई हम्म, वो होटल वाले के लिए ऐसी कोई मिला ही नहीं सामान। और खाना तो इंसानियत के नाते, हाँ ये बोल सकते उनको, मैंने यही बोला था कि आप यहाँ से जाओ, फिर उनका फोन आया कि जी हम खाना खाना चाह रहे हैं, खाना खा के जाएंगे, तो मैं कहा आप ऑर्डर करके मंगा लो, उन्होंने कहा जी नहीं आप बोलो उनको, फोन यहाँ से लग नहीं रहा है। अच्छा। जी तो ये कमरा भी उन्होंने अपने लिए ही बुक किया था, खुद के लिए? जी जी। आपसे मिलने जब वो आए थे, हाँ जी। आपसे जब मिलने आए थे वो, आपने उन्हें जब होटल में मुझे बुलाया तो कमरा उन्होंने सर, उन्होंने? मुझे उन्होंने 7 बजे फोन किया, तब मैं शादी में था, और मुझे ये हाँ। बोला कि हम इसी होटल में हमारा रूम है, हम यहीं रुके हुए हैं, तो मैंने कहा मैं अच्छा शादी अच्छा। में हूं, मैं अभी नहीं मिल सकता, बिजी हूँ। उन हम्म। फिर आठ आप? पौने आठ बजे, 7:30 पौने 8 बजे दोबारा फोन आया कि जी अब बस अब तो हमारा एंड ही हो गया और मरना ही है अब तो, और आप भी नहीं मिलोगे, आप भी नहीं हमारे काम आओगे तो कौन आएगा। तो मैं शादी से बीच में 20 मिनट के लिए गया था भाग के,
तो ख्याली जी आपने और पहले बता फोटो दिया था कि मैं में इस आप होटल में रुका सीसीटीवी हुआ हूँ। रिकॉर्ड में देख लेना, आप कैमरे में मैं ऊपर गया हूँ 8 बजे, 8:05 पे बाहर आ गया हूँ। तो ख्याली जी आपने उनको पहले बता दिया था कि मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ, आप इस होटल में मिलना मुझसे। हाँ जी, आपने उनको पहले बता दिया था कि मैं इस फला होटल में रुका हुआ हूँ, आप इस होटल में मुझसे मिलिएगा। हाँ मैंने उनको बताया था मैं कृष्णा मानसरोवर में हूँ अपने माँ बाप के साथ, आप कभी भी आके फोन कर लेना। हम्म। तो उन्हें कहा माँ बाप नहीं है मेरे यहाँ, मैं बुआ जी फूफा जी के पास रहती हूँ, बुआ जी फूफा जी के साथ आ जाना। फिर उसका सीधा शाम को 7 बजे फोन आया कि जी मैं मेरी बहन के साथ यहाँ आई हूँ और इसी होटल में हमारा रूम है। मैं उनके साथ नहीं आया, वो अपने आप आए, अपने आप उन्होंने रूम लिया, अपने आप वो रूम में गए। मैं आया हूँ वहां 8 बजे जब उन्होंने मुझे दोबारा फोन करके बुलाया। तो चलिए अब देखते हैं पुलिस इस पूरे मामले में क्या जांच करती है, और जाहिर सी बात है कि जो भी असलियत है, जो असल कहानी जी है, वो बिल्कुल समाज के सामने भी आनी चाहिए। और अगर वाकई इस तरीका का गिरोह है तो उस पर भी शिकंजा कसना बिल्कुल कानून की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जी जिम्मेदारी बनती है। और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो यहाँ पर हमारी जो चर्चाएं हुई है बिल्कुल ठीक साबित हो, क्योंकि पुलिस के पास पूरी पावर होते हैं, वो अपनी इंक्वायरी कर सकती है। और उम्मीद भी यही करते हैं आपसे भी कि अगर पुलिस की जो भी जांच हो वहां पर भी आप भी उनकी मदद करेंगे तो बिल्कुल बेहतर, दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्याली जी, हमको थैंक यू, समय देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।